अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फाइनली हुकूमत और मिनिस्ट्रीज़ में कॉस्ट कटिंग का उसूली फ़ैसला किया है और कैसे हुकूमत अवाम पर पड़ने वाला बोझ बांट सकती है, इस पर मुख्तलिफ इक़दामात एक के बाद एक देखने में आ रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 5 वज़ारतों में से 28 महकमों को ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये 5 वज़ारतें जिनमें उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, रियासती और सरहदी उमूर यानी सेफ्रॉन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेली कम्युनिकेशन है, सनत व पैदावार और नेशनल हेल्थ शामिल हैं। अब इन 5 वज़ारतों के तहत 28 इदारों के बारे में ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इन इदारों ने अवामी खिदमत के हवाले से खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई और वो कौमी ख़जाने पर बोझ भी हैं, तो उन्हें या तो फौरी तौर पर बंद किया जाए कि ये तजवीज़ है, या फिर उनकी फौरी निजकारी के लिए इक़दामात किया जाए, दूसरी तजवीज़ है, या फिर उन्हें सूबों को मुंतकिल कर दिया जाए, ये तीसरी तजवीज़ है। इसके अलावा वफाकी काबीना ने 5 साला निजकारी प्रोग्राम की भी मंजूरी दी है। हुकूमत की इस्लाहात का मकसद ज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि कौमी ख़जाने पर बोझ को कम किया जाए और आवाम को फराहम की जाने वाली जो खिदमात हैं उनको बेहतर किया जाए। मगर सवाल ये है हमारा कि क्या वाकई ये इक़दामात सही समत में हैं? इसी पर करेंगे बात इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कह दिया गया है, मुख्तलिफ मौक़ों पे हमने देखा कि कॉस्ट कटिंग के हवाले से उन्होंने बात की है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के हवाले से उन्होंने बात की। इस अज़्म का इजहार उनकी जानिब से किया गया था कि जल्द ही और अगले साल की उन्होंने बात की कि जनवरी तक जो प्राइस हैं इलेक्ट्रिसिटी की उसमें खातिर खा कमी देखने की। मगर वही बात है, यही सवाल कि क्या ये जो इक़दामात किए जा रहे हैं क्या ये सही समत में हैं? इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजम साकिब साहब, क्या ये इक़दामात जो लिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, क्या ये इक़दामात मसाइल की जड़ों को भी एड्रेस करते हैं? किसी हद तक करते हैं। अच्छा। थोड़ा सा करते हैं, मामूली सा बिल्कुल फ़र्क आ सकता है कि आपकी मईशत में बेहतरी आए, थोड़ा सा। ओके। देखिए, मईशत पे असरात पड़ेंगे जब सही तौर पे काम होगा। मिसाल के तौर पे आसान अल्फाज में बताता हूँ, ये हुकूमती अखराजात आपने कम किए या आपने मिनिस्ट्रियाँ डिपार्टमेंट्स 28 कम कर लिए, साथ ही आपने एक मुसीबत पाल ली कि बहुत सारे लोग जो नौकरियों से 1.5 लाख नौकरियाँ, वो उनका क्या करेंगे आप? तो मईशत का एक पहलू ज़रा सा ठीक करके दूसरे पहलू को आपने यानी बढ़ावा दे दिया। देखिए, जो आप कहते हैं वो करके दिखाएं, मईशत बहाल हो जाएगी। ठीक है। जो आप वादा करके आते हैं इलेक्शन के वक्त और उसके बाद उन वादों को पूरा करें, आपकी मईशत ठीक हो जाएगी। दयानतदारी ले आए हुकूमत में, मईशत ठीक हो जाएगी। सब्सिडीज बंद कर दें, अमीरों से टैक्स ले लें, एनर्जी सेक्टर ये IPPs का खखेड़ बंद करें, करप्शन को ख़त्म करें और पॉलिसियां अपने लिए ना बनाएं, अवाम के लिए बनाएं, मईशत बहाल हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी। ठीक है। देखिए, ये सबको पता है, सबको पता है कि ये वाले कॉस्मेटिक, मैं तो इसको कहता हूँ ये कॉस्मेटिक एक्शन है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा हूं। ये कार्रवाई दिखाई जाती है कि देखें जी, हमने ये जो है ना, ये अपनी तनख्वाहें एक महीने की तनख्वाह हम नहीं लेंगे। पूरे सरकारी अफसरान, पार्लियामेंटेरियन, अदालत से सब कहते हैं जी हम ये नहीं करेंगे। अब उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है कि भाई उसके बाद क्या हुआ, और वो जो थोड़े से पैसे जमा हुए उसका क्या हुआ। हम तो अभी तक ढूंढ रहे हैं। मुझे याद है कुछ बरस पहले एक डैम फंड बना था कि जी डैम बनेगा, मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ पे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम देखते रहते हैं, बातें सुनते रहते हैं, हमारे कान पक गए हैं। अब ये जो आपने बताया ना कि 28 डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे फलाना, उसके साथ नौकरियां भी चली जाएंगी लोगों की, ये मईशत पे एक तरह से एक डिफरेंट टाइप का बोझ पड़ेगा। फिर ये कि आपने किस बेसिस पे, ये सैफरॉन की मिनिस्ट्री, कश्मीर अफेयर्स की मिनिस्ट्री, ये टेक्नोलॉजी की बातें आप करते हैं जी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकली हमने एडवांस करना है और आप उसकी मिनिस्ट्री बंद कर रहे हैं या उसका डिपार्टमेंट ही बंद कर रहे हैं, फिर एक दूसरे मिनिस्ट्री में मर्ज कर रहे हैं। अगर आपने किसी मिनिस्ट्री को किसी मिनिस्ट्री के साथ मर्ज करना है ना, तो 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको आपको मर्ज करना बड़ा जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मर्ज करें, जिस तरह मसलन कनाडा में है।
कनाडा में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर एक पोर्शन फॉरेन ऑफिस का है, एक पोर्शन उसका मेरा यानी कॉमर्स का है। ये दोनों आपस में हैंड इन ग्लव है मिनिस्ट्रीज। तो कुछ थोड़ा सा सोच विचार के करें, ये क्या कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं वापस आता हूं। देखिए, जड़ जो है ना मसले की वो है कि जब हुकूमत में आते हैं तो ये अपना हक समझते हैं और हुकूमत को समझते हैं कि ताकत मिलेगी। हुकूमत एक जिम्मेदारी होती है, हुकूमत एक जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा करना होता है। ये जड़ में बैठी हुई है चीज कि आज जब हम हुकूमत में थे। और दूसरा मसला अखलाकियात का जी। कि आपने एक वादा किया, आप समझते हैं चल यार इसमें कर लेने गल कर लो, इस वक्त बाद में देखी जाएगी। ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये पूरी दुनिया में ही ऐसा है। इलेक्शन में क्या बात होती है, इलेक्शन के बाद जब आपके पास इख्तियार आता है, इक़्तिदार आता है, आप क्या करते हैं, अखलाकियात का मसला। उसके बाद हुकूमत हासिल करने की बजाय हुकूमत में आके अवाम के लिए क्या करना है, ये मतमा नज़र होना चाहिए। आप मईशत की बात कर रही हैं, मईशत तो एक तरफ रही, पहले तो यानी वो एक सवाल और भी बनता है, ये मईशत खराब किसने की? क्या मेरे अवाम ने ये मईशत खराब की है या गलत पॉलिसियों की वजह से मईशत खराब हुई है? जड़ों में जाने क्या के लिए सवाल इसमें बहुत कुछ लोगों ने खा के मुल्क को लूट के कहीं चले गए हैं? जी, क्या ये मुल्क जो है इसको खाया गया है, अंदर से नोचा कुसूटा गया है, या ये यानी अवाम का कोई मसला है इसमें? मुझे तो अवाम नजर ही नहीं आ रही, मुझे तो अवाम नजर आ रही है पिसती हुई। तो बॉटम लाइन इसमें रामीन क्या निकली? ये हुकूमती अखराजात में कमी करें, नौकरियों से निकाल दें, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी चाहिए, इसको आपने तवातर देना है, आपने इसको इन पॉलिसीज को करना है। और इस तरीके से रामीन कि सबसे पहले अपने आप से शुरू करें, उसके बाद फिर बाकी की तरफ आए। ठीक है, राव खालिद साहब, आपको इन डिसीजंस में क्या फॉल्ट्स नज़र आ रहे हैं? आपको लगता है जो रोड मैप दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जिस पर वो चलना चाह रहे हैं मईशत की बेहतरी के लिए, वो एक ठीक रोड मैप है? देखिए, ये है तो बिल्कुल ठीक। अच्छा। और आज से नहीं है, ये कोशिशें हो रही हैं, जनरल ज़िया के दौर से हम देख रहे हैं, सादगी मुहिम, बचत मुहिम और ये सारी चीज़ें, ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये हुकूमत का साइज़ छोटा करना है, IMF की डिमांड आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। और कोई 6-7 कमेटियाँ बनी, हफीज़ पाशा साहब की सरबराही में बनी, फिर 2 कमेटियाँ डॉक्टर इशरत हुसैन की सरबराही में बनी, जनरल मुशर्रफ के दौर में बनी, फिर अभी 2018 से 2021 तक 3 साल उन्होंने काम किया उसके ऊपर। और फिर 18वीं तरमीम आपकी आ गई 2010 में, 14 साल आए, उसको भी हो गए, आपने सूबों को बाइख्तियार बना दिया, डिवॉल्व हो गए आपके बहुत से इख्तियारात। तो वो मिनिस्ट्रीज़ उस वक्त से जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो डिवॉल्व होना था 14 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले हो जाना चाहिए था। आप मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्ट्री बनाते चले गए, डिवीजन क्रिएट कर दिए, फिर उसको मजीद फैला दिया, फिर उसके अंदर यानी एक मिनिस्ट्री है, उसके अंदर कुछ 16-18 डिपार्टमेंट नीचे डिवीजन्स बने हुए हैं या डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। किस चक्कर में बने हुए हैं कुछ समझ नहीं आती है आपकी। ये तो ठीक है, इस हद तक तो ठीक है। क्या मईशत इससे ठीक हो जाएगी? आई डोंट थिंक। थोड़ा सा बोझ फेडरल गवर्नमेंट का कम होगा, लेकिन जो लल्ले तलल्ले ये करते हैं, जिस किस्म की लाइफ गुजारते हैं, जिस किस्म के यानी इनके शौक़ हैं बैरूनी दौरों के, और जिस किस्म की बिल्डिंग्स में अब दफातर हैं और रिहाइशें हैं, और जिस किस्म की लग्जरी गाड़ियाँ इनको चाहिए, अभी पंजाब के स्पीकर का भी एक मसला बना हुआ है, तो वो सारी जो शौक़ है इनके, वो पूरे करने के लिए ये अखराजात उस तरह से कम नहीं होंगे। अच्छा। बुनियादी तौर पे। और दूसरा, इसका हल ये नहीं है कि आप मिनिस्ट्रीज बंद कर देंगे, इतने बंदों को ले ऑफ कर देंगे, सारा कुछ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि थ्रू आउट पाकिस्तान की हिस्ट्री में गवर्नमेंट जो है ना, सरकार, वो सबसे बड़ी जो रोज़गार फराहम करने वाला इदारा रहा है। हमने प्राइवेट सेक्टर पे तवज्जो ही नहीं दी, हमने अपने एस्टेब्लिश करने की कोशिश, सनतों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की, प्राइवेट बिजनेसेस को उस तरह से हमने फ़रोग देने की कोशिश नहीं की ताकि रोज़गार के मौके वहाँ से प्राइवेट सेक्टर में निकले और लोग वहाँ से गवर्नमेंट के लोग अपना बोझ गवर्नमेंट का दुनिया में पिछले 50-60 साल से उतार रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, सारा कर रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन के नाम पे काम शुरू करते हैं, लेकिन उसमें भी डिवॉल्व उस तरह नहीं करते। वो एक पूल बना देते हैं, उसमें सरप्लस पूल में डाल दिए जी बंदे उठा के, और एंटिटी प्राइवेटाइज कर दी। भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ना उनको, जिनको आपने दी है वो सारी। तो ये एक बुनियादी मसला रहा है। सिर्फ भुट्टो साहब के दौर में थोड़ी एफर्ट हुई थी,
उन्होंने लो डेवलप्ड एरियाज़ में, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में सनतों के लिए इंसेंटिव दिया था और वहाँ पे सनतें लगनी शुरू हुई थी ताकि वहाँ पे लोगों को मुलाजमतें मिले। और ये साथ इस किस्म के इंसेंटिव्स भी चाहिए, इस तरह के इनिशिएटिव्स भी चाहिए। साकिब, आप समझते हैं कि ये जो इक़दाम लिए जा रहे हैं ये मटीरियलाइज भी हो पाएंगे और इसके अच्छे समरात भी हमें आने वाले दिनों में नज़र आएंगे? क्या वाकई हुकूमत बोझ बांटने में कामयाब हो पाएगी आवाम का? कोशिश तो अच्छी है, अच्छी कोशिश है और इसको अगर कंटिन्यू किया जाए और मुस्तकिल इस पर जो है वो अमल किया जाए तो मेरा ख्याल है एक लंबा सफ़र है, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन हुकूमत के अपने जो अखराजात हैं उनमें भी जो वो कमी आनी चाहिए। अभी रिसेंटली जो बजट था उसमें आप देखें कि पार्लियामेंट के या सेनेट के या सदर हाउस के या इस तरह के अखराजात हैं उसमें एक बहुत जो है वो बड़ा इजाफा किया गया। इस तरह के दीगर जो अखराजात हैं वो भी उनको देखने पड़ेंगे। अब जो मिनिस्ट्री है, ये वजारतें जो है जिनके हवाले से कहा जा रहा है, जो वजारत सेहत है, कश्मीर की मिनिस्ट्री है, सैफरान है, सनत व पैदावार है, IT है, इनमें और इनके तहत कुछ जो दीगर इदारे हैं उनको कुछ को जम और कुछ को ख़त्म करने का जो है वो सोचा जा रहा है। तो अल्टीमेटली हर मिनिस्ट्री का पूरा एक बजट होता है, वहाँ पे पूरा एक माहौल होता है। तो अगर वो ख़त्म करेंगे तो उसके असरात तो यकीनी तौर पर किसी न किसी सूरत में आएंगे। तो क्योंकि आप अगर ओवरऑल अगर देखें तो जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट जो इदारे हैं, वो वहाँ जो काम कर रहे होते हैं थोड़े से ह्यूमन रिसोर्स के साथ, जो वहाँ पे फाइनेंस भी मतलब अखराजात भी कम वो कर रहे होते हैं, बिल्डिंग्स भी छोटी होती हैं, इसके बावजूद जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनसे बेहतर वो काम करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, कम से कम गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए। उमूमी तौर पर एक इस्तिलाह होती है कि जो बंदा निकम्मा है, काम कम कर रहा है या काम उसको नहीं करना पड़ रहा, तो वो कहते हैं जी इसकी सरकारी नौकरी है। मतलब किसी प्राइवेट इदारे में भी बाज़ औक़ात ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है कि काम ना हो, कम काम करना पड़े, तो वो कहते हैं यार ये फलां इदारा जो है वो सरकारी नौकरी है। तो सरकारी नौकरी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी तरह ही है। आप जितने सरकारी इदारे हैं उनको आप उठा के देख ले, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पे इतने अखराजात हो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो है काम की उस तरह आपको नहीं मिलेगी, वो किसी भी जो वो शोबे में हो। अभी जो गवर्नमेंट ने ये जो इक़दाम उठाया है, इसमें उन्होंने कहा है कि मज़ीद जो 1.5 लाख असामियाँ भी ख़त्म करेंगे। फिर जो कंट्रीब्यूटरी जो पेंशन है उसका निज़ाम वो कह रहे हैं कि हम लाएंगे कि नए जो भर्ती होंगे मुलाजमीन उनके लिए तो गैर ज़रूरी जो सफ़र है उस पर पाबंदियाँ, और इसके अलावा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का भी ये सोचा जा रहा है कि मतलब वो जो डिजिटलाइजेशन की बात है कि जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है या ऑनलाइन जो काम हो सकते हैं, मेरा ख्याल है उसको इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता है। फिर जो गैर ज़रूरी सफ़र की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल होता है, मतलब खुद भी करते हैं अफसरान, उनकी फैमिलीज भी करती हैं, उनके दोस्त भी करते हैं, और वो कहते हैं कि जो माले गनीमत है इसको उस तरह इस्तेमाल किया जाए। तो चेक्स जो है वो मेरा ख्याल है हर जगह पे उनको लगाने पड़ेंगे और मुस्तकिल इस पर अमल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को एडजस्ट करने के लिए किसी मिनिस्ट्री के तहत कोई इदारा, कोई जो है वो डिपार्टमेंट, कोई ऐसी चीज़ खोल लें कि किसी जो है वो अपने इत्तेहादी जो है वो गवर्नमेंट के इत्तेहादी को एडजस्ट करना है, उसको कोई वजारत, कोई जो है वो मावन खसूसी या कोई जो है वो उसको देना है, ओहदा देना है, तो उस ओहदे के लिए एक नया जो है वो इदारा ले आए। तो वो इस किस्म के जो काम है वो यकीनी तौर पर पॉलिटिकली बाज़ औक़ात को नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो करेंगे तो तब ही बेहतरी की गुंजाइश होगी। और नज़र आना चाहिए कि अल्ले तल्ले में ये जो अयाशी है या इस किस्म के अखराजात गवर्नमेंट जो है वो अखराजात कम से कम कर रही है, ये नज़र आना चाहिए। क्योंकि उमूमी तौर पर अवाम की भी ये राय है कि ये अशराफिया है और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है और अपने पर जो कौमी ख़जाने से उनसे टैक्सेस के पैसे लेकर वो अखराजात किए जाते हैं, वो अखराजात वो नज़र भी आ रहे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तो तनकीद होती है। तो ये एक मुस्तकिल प्रोसेस होगा, तब भी मेरे ख्याल में इसके जो असरात हैं मईशत पर मुस्बत असरात जो है वो पड़ सकते हैं। ठीक है। और राव खालिद साहब, निजकारी के हवाले से जो इक़दाम लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि
ये इश्यूज़ भी ज़ाहिर है बड़े अरसे से चले आ रहे हैं, निजकारी वाले मामलात भी, तो इस पर भी अगर आप कोई शॉर्ट कमेंट कर सकें कि ये भी आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ कंट्रीब्यूशन होगा इससे भी? देखिए 90 से ये काम शुरू हुआ था, लेकिन जितनी निजकारी हुई उसमें एक दो इदारे ही हमें नज़र आते हैं जो प्रॉपरली चले, जिसमें आप अलाइड बैंक का कह लें, मुस्लिम कमर्शियल बैंक का कह लें, बहुत कम। बाकी सनतें बहुत सारी थी, को घी के कारखाने देखो इस किस्म के थे, वो सारे तकरीबन बंद ही हो गए। अखबारात थे इसी तरह से, पाकिस्तान टाइम्स आप देख लें, मॉर्निंग न्यूज़ होता था उनका, वो भी बंद हो गया, वो लोगों ने डंप कर दिए लेके। तो निजकारी का फ़ायदा सिर्फ इस दो सूरतों में होगा। एक तो आपको प्रोसीड्स उसकी क्या मिलती हैं उस पर जो आप लेते हैं, दूसरा ये है कि उसके बाद वो कितना एफिशिएंटली वो चलते हैं। गवर्नमेंट का बोझ तो कम हो जाएगा, वो एफिशिएंटली कितना चलते हैं। जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर का कहा, वो प्राइवेट सेक्टर में कितनी जॉब जनरेशन करते हैं। फिर हमें पीटीसीएल को भी याद रखना चाहिए, हमने उसकी निजकारी की थी, उसमें भी हमें काफ़ी कंट्रोवर्सीज का शिकार रहे अभी तक हैं। तो इन चीज़ों से भी बचना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से। यूएई आपका दोस्त मुल्क है, उसके साथ आपके मरासम जैसे हैं, उसकी वजह से टेंशन आ जाती है कभी कभी, तो इसलिए इन चीज़ों का भी उसमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद होने जा रहा है और इस मौके की मुनासिबत से हमने सोचा कि क्यों ना इस मौजू पर थोड़ी बात की जाए कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली किसी भी जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। मगर क्या हमारे मुल्क में लोकल बॉडीज़ को उतनी अहमियत हासिल है जितनी अहमियत इसे आइन ने दी हुई है? लोकल बॉडीज़ के हवाले से हमेशा ये शिकायत मिलती रही हैं कि इलेक्शंस तो हो जाते हैं लेकिन कोई भी सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर या खुद मुख्तार होने ही नहीं देती, जिसकी वजह से अवामी सतह ग्राउंड लेवल पर मौजूद मसाइल कभी एड्रेस ही नहीं हो पाते। तो क्या रुकावटें हैं पाकिस्तान में, लोकल गवर्नमेंट्स क्यों मजबूत नहीं हो पाती, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, एक जमहूरियत के लिए लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट आपकी नज़र में कितनी ज़रूरी है? आपने खुद कहा रीढ़ की हड्डी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अगर जमहूरियत चलानी है और ख़ास तौर पे अवाम की भलाई के लिए और बेहतरी के लिए जमहूरियत को चलाना है और कायम रखना है, तो ये तो बहुत एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। हाँ। और बहुत बुनियादी चीज़ है। उससे जो हमने पहले हिस्से में बात की ऑस्टेरिटी की और उसमें अखराजात कम करने की हुकूमत के, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि आपका ये सारी चीज़ें लोकल लेवल पे चली जाती हैं, प्लानिंग से लेके डेवलपमेंट तक और बाकी दीगर मसाइल वो सारे वहाँ पे चले जाते हैं। ये आपकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ और बड़े बड़े अफसर 22 ग्रेड के गाड़ियों और वो उनके जो कानवाय चलते हैं उससे आपको निजात हासिल हो जाती है जी। तो ये उसमें रुकावट भी यही चीज़ है सबसे बड़ी। अयूब खान के दौर से अगर आपको याद हो, उस वक्त से बीडी मेंबर की टर्म आई थी, बेसिक डेमोक्रेसी का उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, थोड़ा सा जमहूरियत लाने की कोशिश की थी, अपने वाली जमहूरियत उन्होंने। तो उसके बाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़ाहिर है फिर नेशनल असम्बलीज, कौमी असम्बलीज का नेशनल असम्बली बन गई, कौमी असम्बलीज आ गई, प्रोविंशियल असम्बलीज आ गई, तो उनके फिर इख्तियारात और उस हवाले से जो सारा मामला हुआ। उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में हमने देखा बहुत यानी सीरियसली ये एफर्ट की गई और बड़ी कामयाब एफर्ट रही, लेकिन उसको नॉन पार्टी बेसिस पे किया गया, क्योंकि उनको एक जमात से ख़तरा था उस वक्त, जैसे अब खतरा महसूस किया जाता है एक जमात से, उस वक्त पीपल्स पार्टी से बहुत शदीद खतरा महसूस किया जाता था। तो उस वक्त उन्होंने नॉन पार्टी बेसिस पे उन इलेक्शन को कराया और लोकल बॉडीज़ के बेसिस के ऊपर बहुत कुछ हुआ उस वक्त और मुशर्रफ के दौर में हुआ। लेकिन उन दोनों में एक प्रॉब्लम जो रही बुनियादी तौर पर वो ये थी कि जो अकाउंटेबिलिटी का एक एस्पेक्ट रहता है ना हमारा हमेशा, जहाँ आप फाइनेंशियल इख्तियारात देते हैं, दूसरे इख्तियारात देते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम बड़ा अच्छा और एफिशिएंट आपका होना चाहिए। तो उसमें फ़ायदा भी हुआ, रोड टू मार्केट टू रोड, विलेज टू मार्केट जो है वो बनी, रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सड़कें, नालियाँ, इस किस्म की चीज़ें सारी हुई जो कि लोकल लेवल पे होनी चाहिए। लेकिन मसला ये हुआ कि हमारे जो MNAs और MPAs हैं उनको उनके मुंह को कहते खून लग गया जब उन्होंने एज MPA डेवलपमेंट फंड उनको मिले, एज MNA मिले, नौकरियों के कोटे मिले और सारा कुछ तो वो उनको तो बड़ी मौजें लग गई और फिर इख्तियार अपने इलाके में उनका एक यानी टैका जो होता है वो के थानेदार को तब्दील कराना है, DSP को तब्दील कराना है, अपनी मर्जी का मजिस्ट्रेट लगवाना है, ठीक है, और वहाँ पे अपना जो एक पूरी तरह से कंट्रोल रखना है उन मामलात के ऊपर।
तो उस वजह से इसकी मुखालफत होती रही। मुशर्रफ के दौर में बहुत सीरियसली इस पर काम हुआ था। पुलिस आर्डर 2000 आया, फिर उसके बाद जो सेपरेशन ऑफ पावर एक तरह से हुई और लोकल बॉडीज़ के अंडर उनको करने के लिए जो सारे मामला किए गए पुलिस को और इंतज़ामिया को सारे को, उस पर फिर बहुत ज़्यादा एकदम से हंगामा शुरू हुआ। ख़ासतौर पर परवेज़ इलाही साहब जो थे चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर किया, उन्होंने उस डेवोल्यूशन की सख्त मुखालफत की और फाइनली वो डेवोल्यूशन जो कानून बना, जो लॉ बने जिसके तहत ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और फिर दोबारा से वो मामला जो है आप कह लें आधा तीतर आधा बटेर हो गया, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा। पुलिस का अलहदा से एक हो गया, इंतजामिया के अंडर से निकाल लिया गया। पहले वो ACDC को रिपोर्ट करते थे, अब वो सेपरेट उनकी एंटिटी होगी, लेकिन जो एक लोकल बॉडीज़ के अंडर उनको लाना होने गया। फिर 18वीं तरमीम के तहत सूबों को इख्तियार मिल गया, सारा कुछ हो गया, बड़ा शोर डाला, वसाइल भी ले लिए, NFC अवार्ड भी ले लिया। लेकिन जब उनको आगे लोकल बॉडीज़ को वो इख्तियारात, माली इख्तियारात और दूसरे इख्तियारात इंतज़ामी जो देने की जब बात आती है तो वो फिर बिल्कुल गुंग होकर बैठ जाते हैं, फिर वो बात ही नहीं करते उसके ऊपर। इसलिए ये मामला चल नहीं रहा है। इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। एक तो लोकल सतह के ऊपर बहुत से मामला हल हो सकते हैं, जिसके लिए आपको पंजाब वालों को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, सिंध वालों को कराची नहीं जाना पड़ेगा, वो वहीं पे उसी जगह पे हो जाएंगे। फिर आपका इंसाफ का निज़ाम, मसालती कमेटियाँ थी, हैं शायद अभी भी हैं, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं गली मोहल्ले के और छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं वो वहीं पे हल हो जाते थे। उन लोकल बॉडीज़ के अंदर पंचायत बैठ जाती थी, उन्होंने बनाई होती थी, 3 बंदों की मेंबर्स होते थे उसके, वो बैठ के वहीं पे मसले हल कर लेते थे। लोकल डेवलपमेंट वहीं पे सारी जो हो जाती थी। अब नेशनल लेवल पे आप अगर किसी मोहल्ले की गली बनवा रहे हैं या सीवरेज किसी शहर की बनवा रहे हैं तो ये कोई उसकी तुक नहीं बनती बुनियादी तौर पर। फिर ये कि लोकल अगर पावरफुल होगा तो वहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हाई हैंडेडनेस है पुलिस की होगी या दूसरी, वो हाई हैंडेडनेस उस तरह से नहीं होती। पटवार खाना जो होएगा वो भी इन्फ्लुएंस में नहीं होगा उस तरह से कि मुझे तो MNA ने लगवा देना है, मेरे मुअत्तल नहीं होने देना या मेरी इंक्वायरी नहीं होने देनी। तो वो सारी चीज़ें जब लोकल लेवल पे होती हैं तो लोकल प्रेशर जो होता है वहाँ पे मकामी प्रेशर नुमाइंदों के ऊपर भी और इदारों के ऊपर भी वो बहुत बेनिफिट करता है इन सारी चीज़ों को। और नेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसी मेकिंग का काम होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि ये असेंबलियां अगर बनानी है आपने फिर डिवीजन की सतह पे बना दें, उनको बाइख्तियार कर दें, अगर लोकल बॉडीज को नहीं करना तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है, क्या रुकावटें रही हैं, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहते हैं बीच में सूबाई हुकूमतों और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट्स को कभी भी एम्पावर नहीं होने दिया जाता? सबसे पहले तो रामीन समझते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर होती क्या है, यानी इख्तियारात की मुंतकली क्या चीज़ है, क्या बला है। देखिए एक घर चलाना हो ना, 4 बच्चे हैं, बेगम है, उसके लिए भी एक बंदा सारा दिन मेहनत करता है, बड़ी मुश्किल से उसको कहना पड़ता है कि बेटा आप ऐसा करें, ये सब्ज़ी तो आप लेके आए ना, और ये बिटिया आप ऐसा करें, माँ की मदद करें ताकि खाना पकाने में कुछ हो। एक घर की बात कर रहा हूँ, वो भी अकेले आदमी से नहीं चल सकता। आप एक मुल्क की बात कर रहे हैं, एक आदमी किस तरीके से पूरे मुल्क का सारा इख्तियार अपने पास रख सकता है। तो सबसे पहले तो हमें यह है कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है डेलीगेशन ऑफ पावर का, कि आप इक़्तिदार मुंतकिल करते हैं। हमें ये लगता है हम चूंकि माइक्रो मैनेज करते हैं ना, हम इची बीची में पड़ जाते हैं। ये जो थानेदार लगा है, अब एक प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं आपको जाती बात बता रहा हूं कि वो थानेदार की बात कर रहे थे कि इस थाने से इस थानेदार को हटाओ और दूसरा लगाओ। अच्छा। मुझे ये बताइए कि अगर एक वजीर आजम थानेदार को देख रहे हैं, और एक सेक्रेटरी साहब की बात बताता हूं, सेक्रेटरी साहब जो है फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड के, उनको ये मुसीबत पड़ी हुई है कि ये जो पियन है, ये जो चपड़ासी हमने रखा हुआ है, ये उधर की बजाय इधर होना चाहिए। तो ये माइक्रो मैनेज की बातें हैं, ये कि इख्तियार मेरे पास रहे। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात हमने जब भी बनाया तो रिश्तेदारी की बुनियाद पे हमने इख्तियार किया कि ये मेरा रिश्तेदार है, इसको इख्तियार दे दो। हमने वफादारी की बुनियाद पे बनाया, ये लॉयल है। और आपने यानी सुना होगा पिछले 4-5 बरसों में बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा लॉयल आदमी है। लॉयल आपको स्टेट के साथ होना है, वफादारी आपकी रियासत के साथ होनी चाहिए।
वफादारी किसी एक शख्स के साथ नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ ये चलता है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर भी उसी को की जाएगी कि साडा बंदा होना चाहिए। अब ये जो साडा बंदा है ना, इसी की तलाश में रहते हैं लोग कि नहीं, ये छोटा भरा है, इन्हें तो जरा दो ना। अच्छा, ये सारे मसाइल जो हैं जब मिलते हैं तो आपको समझ आती है कि एक आदमी है जो चाहता है सारा इख्तियार उसके पास रहे, उसके रिश्तेदार, उसकी वफादार जो लोग हैं वो रहें, ताकि जब कल को कोई मुसीबत पड़ती है तो वो उसके साथ दे सके, वादा मुआफ गुआ ना बने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वादा मुआफ गुआ फिर भी बनते हैं। इस वक्त की आखिरी बात जी, ये जो लोकल गवर्नमेंट की बात आप कर रही है ना, लोकल गवर्नमेंट की, इसके बारे में सिर्फ एक बात करूंगा कि इस्लामाबाद में बैठ के एक मीटिंग का हवाला जल्दी से आपको हालात बताते हैं। वहाँ ये बात हो रही थी जी कि चक नंबर फलाने फलाने में हमने एक सड़क बनानी है, ठीक है। अच्छा। इत्तेफाक से मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ से पहले होके आ गए हुए थे और हमें पता था कि वहाँ के लोगों को सड़क नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों की दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक उनको स्कूल चाहिए प्राइमरी खोलने का और एक डिस्पेंसरी चाहिए। अच्छा। आप इस्लामाबाद में बैठ के वो कौन सा सैटेलाइट है जिसके जरिए समझ सकते हैं कि किसी एक चक में, गांव में, विलेज में, किसी छोटे से शहर में ज़रूरत क्या है। तो उसके लिए ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये आपकी मदद को आती है। इसको डेलीगेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर वही अखलाकियात के मसाइल हैं, रिश्तेदारियां हैं, वफादारियां हैं। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है क्या मसाइल दरपेश हैं लोकल गवर्नमेंट्स की और लोकल बॉडीज़ की, अगर हम खुद मुख्तारी के हवाले से बात करें? एक तो जो इस्लामाबाद के जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन है उसकी थोड़ा सा मैं बात करके फिर आपके सवाल के जवाब पे आऊँगा। इस्लामाबाद में 2015 में पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उसने ये लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है वो करवाए थे पहली दफ़ा। अच्छा। और वो उसकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी 15 फरवरी 2021 को। इन 5-6 सालों में उनको ना फंड्स मिले, उसी तरह ना कोई इख्तियार, ना कोई इस किस्म की, मतलब वो इफ़ेक्टिवली मतलब वो काम नहीं कर सके। ये मैं कोई पंजाब के किसी दूर दराज ज़िले की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत जहाँ पे चीफ कमिश्नर, डीसी, चेयरमैन सीडीए, सेक्रेटरी दाखिला, ऊपर प्राइम मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, एक छोटा सा शहर है, यहाँ की हम बात कर रहे हैं। उनको वो नहीं मिले। फिर अब मिले क्यों नहीं है? मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने करवा तो दिए, लेकिन फिर उनको एम्पावर नहीं किया। फिर पीटीआई की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी उस तरह एम्पावर नहीं किया। फिर 2021 से ऑनवर्ड अब जो है वो 29 सितंबर की तारीख दी है इलेक्शन कमीशन ने कि अब जो है वो कराने हैं हमने इंतखाबात। अब देखते हैं कि वो किस तरह जो होते हैं। जहाँ तक जो बात है इख्तियारात की निचली सतह तक जो मुंतकिली है, ये मेरा ख्याल है अगर ये भारी भरकम अगर ये तहिया कर ले गवर्नमेंट जो है, और जो MPAs हैं और MNAs हैं उनको भी इस पे राज़ी कर लें, अगरचे मुश्किल है, तो मेरा ख्याल है हमारा सिस्टम बहुत हद तक बेहतर हो सकता है कि यूनियन काउंसिल लेवल पर जो लोग होते हैं, एक तो यूनियन काउंसिल का एक छोटा सा एरिया होता है, वहाँ के अगर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, नाजिम होगा, उसके साथ जो है वो सेक्रेटरी होगा और सारे लोग होंगे 5-6, तो वो पूरे उस यूनियन काउंसिल के हालात को जानते हैं कि कहाँ पे कहाँ क्या इशू है, इंतज़ामिया को कहाँ पे हमने जो है वो आगाह करना है, कौन सा काम करने वाला है, तो वो एक बड़े मजबूत तरीके से ये काम जो है वो हो सकते हैं। फिर जो डेवलपमेंट जो बजट है वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि क्योंकि वो मुकामी तौर पर लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक बदकिस्मती रही है, इसमें आप ये कहें मुस्लिम लीग नून हो, पीटीआई हो, पीटीआई जो है वो बड़ी हमायती रही है। जो इमरान खान साहब हैं वो 2013 में बड़े हमायती थे कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होने चाहिए, इख्तियारात की निचली सतह पर जो है वो मुंतकिली होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की वो बहुत मिसाल भी देते थे, उन्होंने शुरू में काम भी किया, लेकिन बाद में हमने देखा कि पंजाब में जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक्टिव नहीं होने दी लोकल बॉडीज़, नहीं इलेक्शन हुए। फिर इसी तरह जो है वो इस्लामाबाद में भी जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक्टिव नहीं होने दिया। तो ओवरऑल कोई बड़ी पोलिटिकल पार्टीज भी उस तरह जो है वो तैयार नहीं है कि ये इख्तियारात कहीं ना कहीं निचली सतह पर दे दिए जाएं। जिस तरह पुलिस है, इंतज़ामिया है, वो जो मुकामी नुमाइंदे हैं वो उनके साथ रब्ता करें। लेकिन मसला फिर वही है कि जो बजट आता है उस बजट में
एक अजीब सा सर्कल है कि जो MNA है, MPA है, उनका हिस्सा मिलता है, ये एक मतलब ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो मतलब एक अजीब सा एक सर्कल सा बना हुआ है। तो उस सर्कल से बाहर जो है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, वगरना जो एक और बात है कि जमहूरियत की जो नर्सरी है वो भी वहाँ से मिलती है कि जब आप इख्तियारात नीचे जाएंगे तो छोटे से यूनियन काउंसिल को या तहसील लेवल पे अगर कोई नाजिम होगा, ज़िला लेवल पे कोई नाजिम होगा, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसके नीचे जितना एरिया होगा उसके हवाले से चीज़ें देखने में पॉलिटिकली भी लोग ऊपर आएंगे, पॉलिटिक्स जमहूरियत की नर्सरी भी बनेगी और बेहतर लोग, पढ़े लिखे लोग जो है वो आ सकते हैं अगर इस पे काम किया जाए। लेकिन बात फिर वही है कि अभी ये इस्लामाबाद की मैंने आपको मिसाल दी कि 2015 से लेकर आज तक 2024 तक कोई मुतासर कौन तरीके से इन जो ये बल्दियाती इंतखाबात है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उनको एक्टिव जो है वो उस तरह नहीं किया जा सका। अभी भी जो इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया है, इसमें भी जो आखिरी इलेक्शन होने थे ये 31 दिसंबर 2022 को होने थे। अच्छा। तो तब इलेक्शन नहीं हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आपने जून तक जो है वो करने हैं, और उस वक्त की जो PDM की गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा जून 2023 तक हम कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारी तैयारी हो जाएगी। जून 2023 में भी नहीं हुए और जून 2024 में भी नहीं हुए। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी। ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने एक बार फिर पाक भारत तिजारती पॉलिसी के ऊपर एक बयान दिया है, पॉलिसी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उन वजूहात को दोहराया है कि कैसे 2019 में जब भारत ने अपना आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म किया और कश्मीर को गैर कानूनी तौर पर इल्हाक करवाया हिंदुस्तान के साथ, तो उसके बाद पाकिस्तान की जाने से कुछ पॉलिसी डिसीजंस लिए गए थे, जिसमें एक ये डिसीजन शामिल था जो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि भारत के साथ तिजारत नहीं होगी और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिंबल के तौर पर इस ट्रेड को मुअत्तल कर दिया गया था। अब इसमें देखा जाए तो पड़ोसी ममालिक के दरमियान जो तिजारत होती है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल होती है, क्योंकि उसे कन्वीनियंट और सस्ती तिजारत समझा जाता है, सस्ती चीज़ें आ जाती हैं। मगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये पॉसिबल नहीं हो सका है क्योंकि तनाज़ात इतने ज़्यादा हैं। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि चीन के साथ भी भारत के तनाज़ात हैं, मगर फिर भी 100 अरब डॉलर की म्यूचुअल ट्रेड होती है चीन और हिंदुस्तान के दरमियान, और इसी तरह से चीन और वियतनाम के दरमियान भी तिजारत होती है। तो नजमुल साकिब साहब, क्या स्पेशल केस है पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के बावजूद क्यों ट्रेड नहीं हो सकती, और दफ्तर ख़ारिजा का ये बयान, इसकी टाइमिंग के हवाले से भी ज़रा बात कीजिए। एक फ़िक्रे में आपके दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं जी। दो तरफ़ा तिजारत यानी बायलैटरल ट्रेड जो है वो एक तरफा ख़त्म तो की जा सकती है, एक तरफा शुरू नहीं की जा सकती। दो तरफा है ना, ठीक है। तो एक तरफा आपने ख़त्म कर दी 2019 में अगस्त में, उन्होंने वो 35 से और यानी 370 वगैरह किया। आपने रिएक्शन में, खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने रिएक्शन में कहा जी कि तिजारत बंद, क्योंकि हम तिजारत को मसला कश्मीर के साथ हमने जोड़ लिया। बिल्कुल। इतनी जल्दी कोई गुमनाम तो हो सकता है। हाँ, एक शेर सुनिए, इतनी जल्दी कोई गुमनाम तो हो सकता है, इतनी जल्दी कोई मशहूर नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि आपने इसको ख़त्म किया, आपने रिएक्शन दिया जो कि बिल्कुल ठीक था, 2-3 और चीज़ें भी आपने बताया ना, इक़दामात हुए। जी जी। अब फिर उसके बाद आप जमे रहे ना, 5 साल हो गए हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ हुई है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा को लंदन में ये कहना पड़ा कि बिजनेसमैन कह रहे हैं कि अगर दो तरफा तिजारत दोबारा से शुरू हो जाए तो फलाना। उस पे ये है कि आप एक पॉलिसी को जब करते हैं तो उसको कुछ देर रखें तो सही। दूसरा अहम पहलू ये है, अच्छा पहले आपकी टाइमिंग का जवाब देते हैं। देखिए, ये दफ्तर ख़ारजा ने कोई बयान नहीं दिया, वहाँ की जो स्पोक्स पर्सन है हमारी जो मैडम हैं, उनसे एक सवाल हुआ, सवाल के जवाब में उन्होंने बताया ये कोई पॉलिसी मैटर नहीं था, ये एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया, तो टाइमिंग तो यहाँ पे तय हो गए। ठीक है। दूसरा, ये अगस्त का महीना है, दूसरा अभी 5 अगस्त गुजरी है, 5 साल हुए हैं, तो रेलेवेंस बनती है। तीसरी रेलेवेंस इसकी बनती है कि उस इलाके में जो मकबूजा
कश्मीर है, वहाँ पे 2014 में इलेक्शन हुए थे। तो यूँ समझिए कि 10 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। ये इलेक्शन 3 फेजेस में होंगे, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। अच्छा, अब वो इलेक्शन जो हैं, अब देखिए अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं और पता लगता है जी कि कश्मीर में तो दूध की नहरें बह रही हैं मकबूजा कश्मीर में, तो उससे जो है वो इंडिया का जो उनका वो है उसूली मौक़िफ़, उसको जो है वो जिला मिलेगी। इधर से पाकिस्तान को तकलीफ़ होगी, कश्मीरियों को तकलीफ़ होगी, लिहाजा उसकी रेलेवेंस बनती है। ठीक है। तिजारत को पाकिस्तान ने एज अ पॉलिसी मैटर उसको यानी मसला कश्मीर के साथ जोड़ा हुआ है। जहाँ तक कश्मीर के मसले पे है, वो हमारा उसूली मौक़िफ़ पहले दिन से लेके ख़ास तौर पे 1989-90 से लेके आज तक एक ही है कि मसला कश्मीर का हल जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक होगा, कश्मीरियों की एस्पिरेशंस के मुताबिक होगा। उस पर अभी तक हम कायम हैं। सिर्फ एक गुजारिश करनी है उन तमाम साहिब इक़्तिदार लोगों को कि आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कश्मीर के मसले का पता भी है या आपको बायलैटरल तजारत के बारे में पता भी है तो आप उसके बारे में बयानबाजियाँ शुरू कर दें। आप जो तरीक़ाकार है, हिसाब किताब है फ़ॉरेन ऑफिस के, उसको करने दें। और जहाँ तक उसकी बात है, इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ अपनी उस पहली बात पे जो मैंने की थी कि पाकिस्तान ने कोशिश की है, उधर से कोई जवाब नहीं आया, तो अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमें ये तिजारत करनी ही नहीं। तो दो तरफ़ा तिजारत एक तरफ़ा ख़त्म तो हो सकती है, एक तरफ़ा शुरू नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है। राव खालिद साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से? और वही सवाल मैं ज़रा दोबारा दोहराना चाहूँगी कि अगर इंडिया और चीन तनाज़ात के बावजूद ट्रेड कर सकते हैं और चाइना और वियतनाम तनाज़ात के बावजूद ट्रेड कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और भारत क्यों नहीं कर सकते? आपके बुनियादी जो बात आपने की है वो दुरुस्त है कि आप इख्तिलाफात के बावजूद, सारी चीज़ों के बावजूद आप एक पड़ोसी के साथ अपने ये सारा काम कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज भी नहीं है और होती भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत होती रही है तिजारत हमारी। और 2011 और 12 का पर्टिकुलरली मैं जिक्र करूं तो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई थी कि उस वक्त बहुत ज़्यादा कहा यह जा रहा था कि $3 बिलियन की हमारी है और वो $40 बिलियन तक जा सकती है। और दोनों तरफ से वो इंडिया ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया हुआ था, 96 में उसे रिन्यू भी किया और हमने देना था और हम एग्री कर गए थे। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा पोलिटिकली भी इशू था कि हम कश्मीर के मसले के होते हुए अगर हम इंडिया को ये करते हैं तो हमारा कंप्रोमाइज़ तो नहीं होगा स्टांस उसके ऊपर। अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपकी पसंदीदा होगी, हमायत याफ्ता उसको क्या, हम उसको पसंदीदा कहते थे उर्दू में लोग, जबकि वो हमायत याफ्ता के मानों में आता था। उसमें टैरिफ बैरियर्स कम होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके कह लें कि जो ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं, टैरिफ थोड़ा सा कम होता है और प्रायोरिटी होती है कि आपको दो जगह से अगर चीज़ मिल रही है तो आप पहली प्रेफरेंस अपने उस मुल्क को देंगे जिसको आपने MFN स्टेटस दिया हुआ। आप कपड़ा ख़रीद रहे हैं चाइना से और इंडिया से अगर MFN स्टेटस चाइना का नहीं है, इंडिया का है, तो आप इंडिया को प्रेफरेंस देंगे उसके ऊपर, या इंडिया पाकिस्तान को प्रेफरेंस देगा म्यूचुअली इसी तरह से। लेकिन उसमें फिर हुआ ये कि हमारे जो अभी जिन बिजनेसमैनों की वजह से इस्ताकदार साहब ने ये बयान दिया और कह रहे हैं, उन्हें बिजनेसमैनों ने इस वक्त शोर डाल दिया कि हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हम तबाह हो जाएंगे, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा। उन्होंने उस वक्त बड़ी खप डाली। लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है इस मामले में, उसने भी किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर वहाँ पे भी शोर मच गया कि पाकिस्तान के साथ अगर ट्रेड करेंगे तो इस तरह से खुली ट्रेड होगी तो बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे। तो वो मामला तकरीबन ठप हो गया। लेकिन आप इसमें कोई शक नहीं, आपने भी कहा इलाकाई तजारत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। आपको कॉस्ट कम पड़ती है उसकी, आप फिर उसकी कह लें कि रीच आपको इमीडिएटली चाहिए तो इमीडिएटली मिल जाती है। ये नहीं है कि 40 दिन में जहाज़ पहुंचेगा और 10 दिन लंगर वो उतरेगा, सामान फिर पहुंचेगा। इधर आपने बॉर्डर से क्रॉस करना है, सारा करना है। लेकिन मसला हमारा चीन और वियतनाम और चीन और इंडिया के जो डिफरेंट चीज़ है वो कश्मीर है हमारे यहाँ। ठीक है, हमारी जंगें हो चुकी हैं उसके ऊपर और हमारे इंडिया की तरफ से हमने देखा है
को वो कोई भी किसी स्टेज पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब इस किस्म की कोई चीज़ होती है, थोड़ी सी टेंशन बढ़ती है, सबसे पहले बॉर्डर बंद हो जाते हैं आपके। तो आप ट्रेड किस तरह से कंटिन्यूसली कर सकते हैं? आपके यहाँ और 2, 4, 6 महीने बाद कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो बुनियादी बात यह है कि जब तक आप उस मसले को, जो बुनियादी वजह है सारे तनाज़े की, जिसकी वजह से सारे ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसको हल नहीं करेंगे तो ये मामला नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकते। आप फॉर द टाइम बिंग कर लें, कोई साल चला लें, 6 महीने चला लें, 5 महीने चला लें, 2 साल चला लें, फिर वो कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया या कश्मीर के ऊपर कोई इशू खड़ा हो गया, जैसे अगस्त 2019 में किया उन्होंने, 5 अगस्त को मोदी साहब ने। तो ये चीज़ें, उसके हल के बगैर आप ये नहीं चल सकते, नहीं कर सकते, और उसका हल किए बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। पाकिस्तान इंडिया की नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप ट्रेड से नहीं होगी, मसला कश्मीर के हल होने से होगा। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राव खालिद साहब कि हॉस्टिलिटी, जो अभी आपने बात की ना, हॉस्टिलिटी इसमें नज़र आती है कि दोनों तरफ ही, और ज़्यादातर ज़ाहिर भारत की तरफ से, क्योंकि वो मोदी साहब अपने बयानिए के लिए, अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के लिए एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम नैरेटिव को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो फिर उनके हक़ में भी नहीं है ट्रेड करना। वैसे तो वो कहते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेड करने या ना करने से, लेकिन पड़ता है। बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। पहले जो हालात थे उसमें लीडरशिप जो थी उनमें भी गड़बड़ थी। भुट्टो साहब ने 6 महीने मुज़ाकरात किए सुरेंद्र सिंह के साथ, और उसके बाद वो जब मामला तो बढ़ने लगे, बेहतर होने लगे, तो बीच में गड़बड़ हो गई उनके। वो लाल बहादुर शास्त्री बन गए वज़ीर आज़म, और उन्होंने बीमार होकर पड़ गए और वो मामला आगे नहीं बढ़ सके। भुट्टो साहब ने डेस्परेट होकर कहा था कि जंग के अलावा कोई हल नहीं है कश्मीर का। इस तरह से वो 6 महीने मुज़ाकरात करने के बाद इतने डेस्परेट हो गए थे। तो अब जो उस वक्त इस किस्म की लीडरशिप, राजीव गांधी से आपने मुज़ाकरात किए, नेहरू से आपने मुज़ाकरात किए, अयूब खान ने, बाकी इंदिरा गांधी से आपने मुज़ाकरात किए, शिमला मुआहिदा हुआ आपका, फिर लाहौर वाजपेयी साहब के साथ मुआहिदा हुआ, लेकिन ये डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप आई है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।